नमस्कार, मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर बलरामपुर। आप लोग को मैं निर्वाचन 2023 के संबंध में होने वाले एक्सपेंडिचर के संबंध में जो गवर्नमेंट से गाइडलाइंस प्राप्त हुई हैं या इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुई हैं, उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये निश्चित रूप से जो एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में जो अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे, जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है और जो वीडियो सर्वेलेंस टीम है, वीडियो व्यूइंग टीम है, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, उनको निश्चित रूप से मदद करेगी, मार्गदर्शन करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो निर्वाचन में होने वाले जो खर्चे हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने 2010 में यह एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम 2010 में इंट्रोड्यूस किया था बिहार राज्य में। उसी के तारतम्य में आज जैसे ही एमसीसी लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तब से यह एक्सपेंडिचर जैसे ही नॉमिनेशन कैंडिडेट भरता है, उसका एक्सपेंडिचर का एनालिसिस चालू कर देगी टीम्स। ये सारी टीम्स जो है एमसीएमसी टीम्स, वीएसटी, एफएसटी और एईओज सब उस की मॉनिटरिंग चालू कर देंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर दो प्रकार से के होते हैं जनरली। जैसे कि गवर्नमेंट ने सीलिंग तय की हुई है कि एक राज्य में कितनी राशि, उसके लिए स्पेसिफाइड है कि छत्तीसगढ़ के लिए कितना है, मध्य प्रदेश के लिए कितना है और जैसे बिहार के लिए कितना है। तो बिहार, असम और छत्तीसगढ़ के लिए जो विधानसभा के कैंडिडेट्स के लिए 40 लाख की सीलिंग तय की गई है। तो 40 लाख की सीलिंग में कुछ दो प्रकार की खर्चे हैं, दो प्रकार में बांटे गए हैं, जैसे लीगल है और इलीगल है। इलीगल खर्चे तो 10 रुपये के भी इनवैलिड है, उसके विरुद्ध आईपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन लीगल खर्चे में क्या होता है, कैंपेनिंग विज्ञापन के रूप में कर सकता है कैंडिडेट, कैंपेनिंग, रैलीज, पब्लिक रैलीज, बैनर, पोस्टर्स, प्रिंट मीडिया का एडवर्टाइजमेंट्स, इस टाइप की जितने भी खर्चे हैं वो लीगल में होते हैं। व्हीकल्स भी आते हैं इसमें। सो व्हीकल्स के लिए है कि पहले से परमिटेड हो गवर्नमेंट आरओ से कि हमने गाड़ी फलाना दिनांक तक अपने उपयोग में रखेंगे, इसकी अनुमति पहले से होनी चाहिए। तो वो सब इसके लीगल खर्चे में होंगे और वो 40 लाख के भीतर के होंगे। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो जैसे सोरोगेट न्यूज़ हैं, उसको एनालिसिस कर पाना ठीक माने उसके लिए बहुत कठिन है जनरली। उस जैसे न्यूज़पेपर में प्रिंट में छपता है कि कोई कुछ सी हेडलाइन से छप जाता है कि फलाना का दबदबा या उम्मीदवार जीतने की प्रबल संभावना है। तो वो बहुत हिडन और ग्रे लाइन होती है, उसको पहचान कर पाना कि कैंडिडेट क्या पेड न्यूज़ है या समाचार है। तो उसको एनालिसिस कर सकने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई हुई है, एमसीएमसी टीम। वो ज्ञात करेगी कि कितना एडवर्टाइजमेंट है या क्या है, उसको पूरी जानकारी इकट्ठा करके वो कितने रुपए उसमें खर्च हुआ है या खर्च होगा, मतलब तय होगा, निर्धारित करके वो हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को भेजेगी। सो ये जो जितनी भी टीम्स लगी हैं, फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और वीएसटी, ये सारी टीमें सारा इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स के बारे में ज्ञात करके ये सीधे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को सूचित करेंगी। उसके लिए सबके लिए निर्धारित फॉर्मेट है, गवर्नमेंट ने निर्धारित फॉर्मेट बनाया हुआ है। उसी फॉर्मेट में डेली ये लोग सूचना देंगे और वो एईओज उसको एंट्री करेंगे। अब होता है कि सबसे मेन चीज़ है इसमें एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी नियुक्ति करता है,
उसके लिए सीमा तय की गई है कि एक जिला में एक ईओ की नियुक्ति होगी, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की, व्यय प्रेक्षक जिसको हम बोलते हैं। व्यय प्रेक्षक क्या है, अगर यदि एक जिले में 5 से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी है तो 5 तक ही एक ईओ का है दायित्व। अगर 5 कंस्टिट्यूएंसी से ज़्यादा है तो उसके लिए 2 ऑब्जर्वर नियुक्त करेगा ईसीआई। तो अब फिर ईओ क्या करेगा, ईओ का काम है कि जो एईओज हैं, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, उनकी टीम है, अकाउंटिंग टीम है, एफएसटी है, एसएसटी है, वीएसटी है, सब डीओ, आरओ, पुलिस, इनकम टैक्स, एक्साइज, इन सब से कोऑर्डिनेट करके और अपना उनको ट्रेनिंग देगा कि कैसे हमको कैसे सुपरवाइज करना है पूरे इलेक्शन पीरियड को, और वो अपना डेटा जो है ईएसआई को भेजेगा, ईसीआई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजेगा। दूसरा, तो इसके लिए तो उसकी 3 विजिट निर्धारित की गई है। जैसे फर्स्ट विजिट वो जिस दिन नामांकन होगा, जिस दिन कैंडिडेट का नॉमिनेशन होगा उस दिन फर्स्ट विजिट हो, नाम वापसी के दिन हो उसकी, नामांकन जिस दिन भरेगा उस दिन फर्स्ट विजिट होगी। फर्स्ट विजिट में वो 3 दिन स्टे करेगा उस ज़िला में। अब वो ये तुरंत उस एईओज को बुलाएगा, जो भी जितना, मान लीजिए इस ज़िला में तो 3 ही कंस्टिट्यूएंसी है, 3 एईओज हैं, तीनों एईओज असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, तीनों को बुलाकर अपना एनालिसिस करेगा कि ये उनसे बातचीत करेगा, कि उनकी एबिलिटी देखेगा। अगर उसको लगेगा कि नहीं ये एईओ ठीक नहीं है या ये नहीं कर पाएगा तो आरओ को या डीईओ को इन्फॉर्म करेगा कि इस टीम को बदल दिया जाए। डीओ के पास चाहे आरओ के पास एक एक्स्ट्रा टीम होगी, उसको तुरंत तत्काल तैनात या रिप्लेस कर देगा। तो फर्स्ट मीटिंग में वो सबसे, जैसे पुलिस, नोडल ऑफ पुलिस, एक्साइज, इनकम टैक्स, हमारे सारी टीमों से बातचीत करेगा और उसके बाद 3 दिन स्टे में यही करेगा और वो 2 रिपोर्ट भेजेगा, एक अराइवल का और एक अंतिम रिपोर्ट, और वो फिर चला जाएगा। दूसरी विजिट होगी उसकी जब नाम वापसी हो जाती है, कैंडिडेट्स अपने नाम वापसी हो जाती है, तब से उसकी मुख्य ड्यूटी प्रारंभ होगी और वो लेकर के पूरा पोल के एंड तक, पोलिंग डेट तक, इवन आफ्टर सीलिंग द स्ट्रांग रूम्स, जब ईवीएम्स जब स्ट्रांग रूम्स में सील्ड कर दी जाएंगी तब तक वो स्टे करेगा। तो उस दौरान तो सब मॉनिटरिंग करेगा ही कि जितने भी, जैसे कि वो कैंडिडेट्स के पास 3 प्रकार के रजिस्टर होंगे, मेंटेन हैं कि नहीं है। वो एक डेली जो एक्सपेंसेस करेगा वो कैंडिडेट्स, उसको एक वाइट उसमें एंट्री होगा रजिस्टर में, जो आरओ द्वारा प्रोवाइडेड होगा। उसमें शर्त यह है कि सारे पेजेस नंबरिंग होना चाहिए, पेजिंग होनी चाहिए, ऊपर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस पे आरओ का हस्ताक्षर हो, और वो सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको देगा आरओ और उनसे उसकी पावती लेगा और पावती को संभाल के रखेगा। ये आरओ की ड्यूटी है। तो 3 प्रकार के रजिस्टर एक कैंडिडेट को देंगे। एक वाइट पेजेस वाले ड्यूटी रहेंगे जिसमें डेली खर्चे वो एंट्री करेगा कैंडिडेट्स, और दूसरा कैश, जितना कैश में आहरण करेगा, पेमेंट करेगा, उसकी एंट्री एक दूसरे रजिस्टर में करेगा जिसके पिंक पेजेस हैं। वो पहले से नोटिफाइड है, पहले से ही सेड है, नियम्स में लिखा हुआ है, लॉज में है कि पिंक पेज का उपयोग करेगा। तीसरा चीज़ है बैंक के लिए, बैंक का जो ट्रांजैक्शन होगा बैंक में, जैसे अदर उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने, उसी की पार्टी पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है उसने कुछ पैसा जमा कर दिया है खर्चे के लिए, तो वो उसके लिए निर्धारित कॉलम में एंट्री करेगा। वो सब चीज़ बैंक से जो आहरण और वो करेंगे, जमा होगा, बैंक में जो राशि जमा करेगा बीच में, वो सब बैंक वाले जो येलो पेजेस हैं वाले रजिस्टर है उसमें करेगा। तो ये 3 रजिस्टर उसके पास रहेंगे कैंडिडेट के पास।
अब आता है कि एईओज का रोल क्या है। वो असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, जैसे कि ईओ आईज एंड ईयर्स अब कहा जाता है कि वो आईज और ईयर्स है हमारे ईसीआई के, कान और आँख का काम करता है। उसी प्रकार जो एईओज हैं, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, वो ईओज के आँख कान का काम करता है। उसके सुपरविज़न में वो सारा 2 प्रकार के रजिस्टर मेंटेन करेगा। एक एसओआर बोलते हैं, शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर, वो भी सेम कैंडिडेट जैसा। उसमें भी नियम है कि सारे पेजेस को पेजिंग होगा, ऊपर सर्टिफिकेशन होगा, ये सब प्रक्रिया तो उसमें भी फॉलो की जाएगी। इसके अलावा एक फोल्डर ऑफ एविडेंस भी रखेगा वो उसकी टीम रखेगी, अकाउंटिंग टीम। ये दोनों रजिस्टर और फोल्डर ऑफ एविडेंस एईओ के असिस्टेंट अकाउंटिंग टीम संधारित करेगी। ये मॉनिटरिंग करेगा, एईओज मॉनिटरिंग करेगी कि इसमें जो डेली खर्चे हो रहे हैं कैंडिडेट्स के, वो पर डे प्रतिदिन के हिसाब से मदवार एंट्री होगा उसमें। अगर किसी दिन अगर कोई खर्चा नहीं हो, मान लीजिए आज 19 तारीख है या 20 तारीख है, अब 20 तारीख में एंट्री हो गया कि भाई आज इसने इतने इस बैनर पोस्टर में, चाहे इतने न्यूज़ में, या किसी व्हीकल के किराया में, डीजल अथवा किसी भी चीज़ में, नाश्ता में, आम सभा में इतनी राशि का उपयोग किया, इतना खर्चा किया, उस दिन बुक हो गया। मान लीजिए 21 तारीख को कोई खर्चा नहीं हुआ, सीधे 22 को हुआ, तो 21 तारीख की एंट्री कर दिए और उसके बाद 22 तारीख का एंट्री नहीं होगा, 21 तारीख का भी एंट्री होगा जिस दिन उसने कोई खर्चा नहीं किया है। 21 तारीख को वो एंट्री करेगा NIL नील, और उसको नील करके दर्शाया जाएगा उस रजिस्टर में। उसके बाद 22 तारीख का एंट्री होगा। तो इसी तरह पर डे की एंट्री होगी एसओआर में, शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में, और टोटली वो एईओज के अंडर में रखा रहेगा। इसके अलावा एक फोल्डर ऑफ एविडेंस है जिसमें जो एफएसटी टीम है, एसएसटी टीम है, इनकम टैक्स है, एक्साइज है, वो जो भी सूचना देगी, चाहे आपत्तियां उठाएगी या कोई एफआईआर लॉन्च हो गया कैंडिडेट के अगेंस्ट में, उसकी कॉपी वो फोल्डर ऑफ एविडेंस में रखा जाएगा। या फिर कोई ऑब्जेक्शन उठ गया, किसी ऑब्जर्वर ने, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ने कोई ऑब्जेक्शन उठा दिया, वो कैंडिडेट के रजिस्टर में एंट्री कर दिया, तो एईओज की भी ड्यूटी है कि वो उस ऑब्जेक्शन को एसओआर की रजिस्टर में भी एंट्री करे, प्रॉपरली उसकी एंट्री करेगा। उसको तुरंत आरओ को सूचित करेगा कि इस आपत्ति का निराकरण करो। आरओ और डीओ को सूचना जाएगी। आरओ अपने स्तर से एक नोटिस जारी करेगा। अगर ऑब्जेक्शनेबल है तो कैंडिडेट को नोटिस जारी करेगा कि आपके द्वारा ऐसा ऐसा किया गया, उसमें आपको क्या है, तो उसके रिप्लाई के लिए वेट करेगा। 1 या 2 दिन का समय देगा, कैंडिडेट का रिप्लाई आएगा। रिप्लाई में से अगर सेटिस्फाई है, ठीक है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगा कि आपने फलाना दिन को ये चीज़ उपयोग किया, उसमें ये पाया गया, आपको फलाना तारीख को नोटिस दी गई, नोटिस के जवाब में आपने ऐसा ऐसा किया और इसलिए ऐसा ऐसा आपको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है, चाहे जो भी है, जो भी उसको पनिशमेंट देना है, चाहे जो भी कहना है, वो स्पीकिंग ऑर्डर में ही जारी करेगा। ये सारी सूचनाओं को, जो भी है इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी ये दस्तावेज हैं, सबका एक कॉपी वो एईओ अपने फोल्डर ऑफ एविडेंस में रखेगा। इसके अलावा जो वीएसटी टीम है, चाहे वीएसटी टीम, जो वीडियो सर्वेलांस टीम, जो टोटल एईओ के अंडर में काम करेगी। जैसे एसएसटी तो फील्ड में पोस्ट बना करके चेक करेगी, सरप्राइज चेक जो आने जाने वालों का, और वहाँ अगर इलीगल चीज़ उसको प्राप्त होती है उसको सीज करेगा, एफआईआर करेंगे, वो अलग टीम है। लेकिन एक अलग टीम वीएसटी होगी, वीडियो सर्वेलेंस टीम, वो ठीक एईओ के अंडर में होगी वीएसटी टीम, और एक वीवीटी होगी, वीडियो वीविंग टीम। तो वीएसटी क्या करेगी कि जैसे ही कंप्लेंट कंट्रोल रूम में आता है और उसके बाद सूचना आती है एईओ को,
तो एईओ अपना वीएसटी टीम को उस जगह पर भेज देगी और वीएसटी क्या करेगी, उस टीम वहाँ का विजुअलाइज करेगी पूरा ऑडियो में। जैसे कि यहाँ आम सभा लगी हुई है, उसमें इतना कुर्सियों का उपयोग किया गया है, तो कुर्सियों का नंबर को ऑडियो में बोल कर भी बता सकता है वीडियो में, जिससे ये ज्ञात हो सके कि कितना कुर्सियों का उपयोग किया गया है, कितनी गाड़ियों का उपयोग किया गया है। और ऐसा वीडियो बनाएगा जिससे रजिस्ट्रेशन जो नंबर प्लेट है गाड़ियों का दिखता रहे, जिससे ये उसका किराया और खर्चा निकालने में आसानी हो। ऐसा एक वीडियो बना करके रखेगा। वीएसटी का ही काम है कि उस वीडियो को सीडी में रूपांतरित करके वीवीटी टीम को दे देगा। फिर वीवी टीम उस टीम को का दायित्व है कि उसको गहन अध्ययन करेगा, उसको एक एक चीज़ मिलाएगा और एग्जैक्ट उसका सब लोग क्यू सीट में उसका रिपोर्ट हमारे एईओ को दे देगा। फिर एईओ उस सीट को और सीडी को फोल्डर ऑफ एविडेंस में रखेंगे। तो ये एईओज की ड्यूटी है। इसके अलावा एईओज अपना बिल्कुल कनेक्शन बनाए रहेंगे, किससे, ईओ से। तो निर्धारित जो भी ऐसी घटना होती है, जैसे सीजर होता है, कोई मेजर सीजर हो गया, वो उसकी सूचना तत्काल ईओ को देगी, डीओ को, आरओ को। एईओ का ये ड्यूटी है। इसके अलावा इतनी ड्यूटी तो कंफर्म हो गई। फिर एफएसटी टीम क्या करेगी, फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो है, ये भी कंट्रोल रूम से ये ज्ञात होगा, माने इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि फलाना इस जगह पर ऐसा आम सभा हो रहा है, चाहे ऐसा मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके लिए तत्काल फ्लाइंग स्क्वाड चली जाएगी। अगर फ्लाइंग स्क्वाड अगर वहाँ वो जगह बहुत दूर पड़ती है तो जो नियरेस्ट एसएसटी टीम को इन्फॉर्म करेगी, एसएसटी टीम उसको कवर करेगी। और जो भी सीजर होगा उसको बकायदा वीडियो बनेगा, वीडियो प्रॉपरली बनेगा एक एक चीज़ का। अब एसएसटी का ड्यूटी ये है कि कोई भी अगर 50,000 से ज़्यादा की राशि अगर कोई आदमी लेके जा रहा है, कोई गाड़ी में, एमसीसी लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, और वो गाड़ी में लेके जा रहा है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी है या उसका कैंडिडेट का कोई नज़दीकी एजेंट है और उसके पास 50,000 से अनआइडेंटिफाइड पैसा में है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ से आया है, तो वो तत्काल उस 50,000 से ऊपर की को जब्त करेगी। कम का भी है, अगर वो करप्ट उसके लिए यूज़ करने के लिए उद्देश्य से लिया जा रहा है तो उसको वो एसएसटी टीम उसको जब्त करेगी। पुलिस का जो भी उसमें आदमी है वो उसको एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर दर्ज करके सब एफएसटी टीम और एसएसटी टीम के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट है, उस निर्धारित फॉर्मेट में वो तत्काल एईओ को सूचना देंगे। पर डे कितना सीजर हुआ, कितना जो भी घटनाएं घटेंगी, एफएसटी एसएसटी दोनों अपने एक निर्धारित फॉर्मेट में डेली रिपोर्ट करेंगे। हम आप लोग उसका फॉर्मेट भी उपलब्ध कराएंगे। सो इस प्रकार की बातें हैं। एफएसटी और एसएसटी की बात हो गई। 10,000 से ऊपर अगर नगद खर्च करने के लिए कैंडिडेट को छूट दी गई है। कैंडिडेट 10,000 से ऊपर खर्च नहीं कर सकता नगद, 10,000 के भीतर कर सकता। हाँ, अगर 10 आदमी को 10,000 का पेमेंट कर रहा है तो रीजन अलग अलग होना चाहिए। अगर एक ही रीजन के लिए 2 आदमी का है तो वो गलत है, वो अमान्य किया जाएगा। अगर 10 आदमी के 10 कारणों के लिए दे रहा है तो वो मान्य है। अगर वहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो विजिट में आ रही है, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, उनके पास 1 लाख रुपया तक वैलिड है। अगर उनके पास उनके ट्रेजरी के द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया गया है कि इनके द्वारा ये इस उपयोग के लिए लिया गया है, तो वो क्या करेगी, एसएसटी टीम उसकी एक कॉपी रखेगी अपने पास और वो कॉपी को हमारे पास भेज देगी एईओ के पास। और 1 लाख से अगर ज़्यादा है, 1 लाख तक अलाउड है। अगर 10 लाख से तक का कोई कैश लेके जा रहा है, उसके पास प्रॉपर सब कागज़ है, 10 लाख से ऊपर है मान लीजिए, सब कागज़ है, तो उसको अलाउ कर देगी। लेकिन
एसएसटी टीम उसको तत्काल इनकम टैक्स को सूचित करेगी कि इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या है, उसके लिए वो उसके इस अंतर्गत कार्रवाई होगी। और इसी प्रकार से अगर लीकर है, क्राइम है, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ब्राइब के जैसे रिश्वत के उद्देश्य से कोई भी चीज़ सामान लेके जा रहा है, उसका प्रॉपर सीजर होगा और उसको एफआईआर लॉन्च होगा। एफआईआर की सूचना, एफआईआर की कॉपी हमारे एईओज को उपलब्ध कराई जाएगी दोनों टीमों के द्वारा। तो इसमें मैं अब कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो वीएसटी, एफएसटी और एसएसटी की टीमें हैं वो थोड़ा अपना विवेक से भी काम करेंगी। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा है कि आप एसएसटी की टीम को एक ऐसी गाड़ी मिल जाती है जिसमें कुछ लोग सवार हैं और वो शादी के उद्देश्य से इनको ये ज्ञात हो जाता है कि नहीं, ये पूरा परिवार ही है और ये शादी विवाह के उद्देश्य से जा रहे हैं और उनके पास 1 लाख रुपया है और उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो वो चाहे तो सीज कर सकती है पैसा को और बाद में फिर वो परिवार आ करके बैंक स्टेटमेंट दिखाएगा तो ले जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि उनका टाइम खराब होगा, उनका अनइथिकल है थोड़ा सा। तो इस बात का पूरा विवेक से कार्रवाई करें जिससे कि न वो पब्लिक परेशान हो और ना हमारी टीमें अनावश्यक रूप से उनका एनर्जी का ह्रास हो। तो मैं चाहूँगा कि देश काल परिस्थिति का जजमेंट करते हुए एसएसटी और एफएसटी की टीम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये पूरी कार्रवाई करेंगे जिससे कि किसी को परेशानी ना हो। इन्हीं बातों के साथ मैं समझता हूँ कि सारी बात मैंने कवर कर ली है। मैं आप सबका इतने देर तक आप मुझे सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।